नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम अलंकार शब्द की उत्पत्ति, परिभाषा यानी कि अलंकार का सामान्य परिचय हमने जाना। आज हम आपके पाठ्यक्रम में जिन जिन अलंकारों को शामिल किया गया है उनको एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यानी उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, आज का पहला अलंकार अपना है यमक अलंकार। तो सबसे पहले यमक अलंकार की अपन जानते हैं परिभाषा। तो परिभाषा देखिए, परिभाषा लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी लैंग्वेज है यानी भाषा है वो ऐसी प्रभावशाली होनी चाहिए जिससे एग्जामिनर है आपको पूरे नंबर दे सके। तो कैसे परिभाषा लिखोगे ये ध्यान से देखना। जब किसी पद में शब्द की आवृत्ति के साथ अर्थ परिवर्तित हो तो वहां यमक अलंकार माना जाता है। यदि ऐसी प्रभावशाली भाषा का प्रयोग यदि आप अपनी परिभाषा के दौरान करते हैं तो एग्जामिनर है आपसे प्रभावित होता है और आपका नंबर है जो काटने की गुंजाइश बनी रहती है, शायद वैसी गुंजाइश नहीं रह पाएगी। तो ध्यान से देखना, जब किसी पद में, पद का मतलब कोई पंक्ति है या फिर कोई दोहा है, उसमें शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति का अर्थ क्या होता है, कोई शब्द है वो पुनः पद में या पंक्ति में प्रयुक्त हो रहा है और उसकी शर्त क्या है, साथ में उसका अर्थ परिवर्तित हो जाए, मतलब अर्थ है वो क्या होगा, बदल जाएगा, तो वहां यमक अलंकार माना जाता है। उदाहरण के माध्यम से अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं। सारंग ले सारंग उड्यो, सारंग पहुंच्यो आय। सारंग ले सारंग उड्यो, सारंग पहुंच्यो आय। जे सारंग सारंग कहे तो मुख को सारंग जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, काफी बार ये पूछा जा चुका है। तो परिभाषा के अनुसार शायद ये उदाहरण है यमक अलंकार पे एक तरह से फिट बैठ रहा है। क्या था, शब्द की आवृत्ति होनी चाहिए और आवृत्ति के साथ है वो अर्थ परिवर्तित हो जाना चाहिए। तो देखते हैं, सारंग शब्द है यहां पर आपका 6 बार, मतलब 6 बार इस शब्द की आवृत्ति हुई है। अब अपन देखते हैं कि इसका अर्थ बदल रहा है या फिर नहीं बदल रहा है। तो देखिए 6 बार मैं लिख देता हूं इसको, 4, 5 और 6, मतलब 6 बार इसका अर्थ है वो क्या निकलेगा। सारंग ले सारंग उड्यो, जो पहला ये सारंग शब्द है इसका अर्थ होगा सर्फ यानी सांप। सारंग उड्यो नंबर 2 पे ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, मोर। सारंग पहुंचो आए, ये तीसरा सारंग शब्द है, इसका अर्थ यहां पर होगा बादल। फिर जे सारंग सारंग कहे, जे यानी यदि, सारंग सारंग कहे मतलब जो मोर है, चौथे सारंग का अर्थ क्या है यहां पर, मोर। सारंग कहे तो इसका अर्थ होगा पांचवें का वाणी।
यानी बोलना एक क्रिया के रूप में। तो मुख को सारंग जाय, 6 नंबर पे सारंग है, इसका अर्थ वापस क्या हो जाएगा, सर्प यानी सांप हो जाएगा। तो सारंग शब्द की आवृत्ति हुई और आवृत्ति के साथ अर्थ देखिए, सर्प, मोर, बादल और वाणी। मतलब शब्द के अर्थ हैं वो परिवर्तित हो रहे हैं यानी बदल रहे हैं। तो अलंकार कौन सा माना जाएगा, आपका यमक अलंकार है वो माना जाएगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं बच्चों, ये भी आप लेकर है वो आसानी से इसको उदाहरण को दोबारा देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं आपको। आंख लगती है तब आंख लगती ही नहीं। देखो साधारण सी पंक्ति है, आंख लगती है तब आंख लगती ही नहीं। तो इसमें आवृत्ति किसकी हो रही है, आंख लगती, इस शब्द की आवृत्ति हो रही है। अब इसका अर्थ बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा ये अपने को देखना है। आंख लगती है, यहां पर इसका अर्थ होगा प्रेम होना। दूसरा आंख लगती ही नहीं, यहां पर हो जाता है नींद का न आना। मतलब जब किसी को किसी से प्रेम हो जाता है तो आंख लगती नहीं, मतलब उसके रातों की नींद है वो एक तरह से हराम हो जाती है, आंखें लगती नहीं है, मतलब नींद आती नहीं है। तो शब्द की क्या हुई, आवृत्ति हुई, और आवृत्ति के साथ क्या यहाँ आगे यहाँ पर अर्थ का परिवर्तन हो गया, यानी अर्थ वो बदल गया। एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं अपन। काली गठा का घमंड घटा। छोटी सी पंक्ति, घटा शब्द की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। अर्थ बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा ये देखना है। काली घटा, यहां पर होता है बादल, मतलब काली जो घटाएं आसमान में छा जाती हैं। का घमंड घटा, यानी जब वो बरस जाती हैं यानी वर्षा हो जाती है तो उनका क्या घमंड घटा, मतलब कम हो जाता है। तो यहाँ पर घटा का अर्थ काली घटाएं यानी काले बादल, और यहाँ पर घटा यानी कम होना। तो शब्द की आवृत्ति हुई और आवृत्ति के साथ क्या हो गया, अर्थ में परिवर्तन आ रहा है। तो ये कौन सा अलंकार होगा आपका, यमक अलंकार। तो बच्चों शायद आपको ये महत्वपूर्ण उदाहरण थे, इनके द्वारा आसानी से यमक अलंकार है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन एक दूसरा जो अलंकार है उसको पढ़ते हैं, उसका नाम है श्लेष अलंकार। वो भी काफी महत्वपूर्ण अलंकार है वो माना जाता है। श्लेष अलंकार के प्रश्न हैं वो भी बोर्ड एग्जाम में हैं, वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन श्लेष अलंकार की क्या जानेंगे, परिभाषा, और परिभाषा के बाद कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल या उदाहरण हैं उसके द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले जो श्लेष अलंकार है उसकी परिभाषा देखते हैं। यहां लिख देता हूं मैं श्लेष अलंकार। इसकी परिभाषा क्या होगी, देखो श्लेष अलंकार की परिभाषा, जब किसी पद में कोई शब्द एक बार आए और प्रसंगानुसार अर्थ
बदल जाए तो वहां श्लेष अलंकार माना जाता है। देखो पहला अलंकार अपन ने यमक पढ़ा है, दूसरा अपन क्या पढ़ रहे हैं, श्लेष अलंकार पढ़ रहे हैं। श्लेष में क्या है, जब किसी पद में कोई शब्द एक बार आए और प्रसंगानुसार यानी एक संदर्भ के अनुसार है उसका अर्थ बदल जाता है। यमक में क्या था, शब्द की आवृत्ति हो रही थी, यानी एक शब्द है वो एक से अधिक बार आता था, फिर उसका अर्थ है वो परिवर्तित हो रहा था यानी बदल रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, शब्द सिर्फ एक बार होगा और अर्थ उसका बदल जाएगा। इसका उदाहरण देखते हैं। पहला, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। बहुत ही रहीम जी का प्रसिद्ध ये दुआ रहा है, काफी बार पूछा भी जाता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर एक शब्द ऐसा है जिसके अलग अलग प्रसंग यानी प्रसंग या फिर अपन कह सकते हैं संदर्भ के अनुसार है वो अर्थ में बदलाव देखा जाएगा। तो देखिए वो शब्द कौन सा है, यहाँ पर वो शब्द क्या है, पानी ये शब्द है। इसके कारण ये तीन प्रसंग हैं, तीन संदर्भ हैं, मोती मानस और चून। इसके प्रसंग में या संदर्भ में अर्थ है वो बदल जाएगा। देखो पानी के संदर्भ में मोती, जो मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है वो होता है आपका चमक। मानस यानी मनुष्य, मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ होता है इज्जत। और चून, चूना पत्थर कह सकते हैं या फिर आटा कह सकते हैं। इसके संदर्भ में इसका अर्थ पानी का साधारण सा अर्थ जल या सिर्फ अपन पानी ले सकते हैं। रहीम जी ने पानी का महत्व है वो इस दोहे के अंतर्गत बताया है कि पानी होने से है वो क्या है, मनुष्य की इज्जत बनी रहती है, मोती की चमक बनी रहती है और चून में है वो जल का महत्व है वो बना रहता है। तो मतलब तीन प्रसंग या तीन संदर्भ हो गए और तीनों का अर्थ क्या हो गया, अलग अलग हो गया। परिभाषा में भी यही था कि प्रसंगानुसार अर्थ बदल जाता है, अर्थ में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार अपन मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे अपना कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार होगा। अब अपन किसी एक दूसरे उदाहरण के द्वारा और समझते हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद आपको वीडियो अवश्य पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वो अवश्य करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल, चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर। चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर। सुबरण को खोजत फिरे, कवि कामी अरु चोर। चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर। सुबरण को खोजत फिरे, कवि कामी अरु चोर। देखो यहाँ पर एक शब्द है वो क्या होगा आपका, श्लिष्ट शब्द होगा। मतलब जिस शब्द के कारण श्लेष अलंकार होता है वो क्या कहलाता है, आपका श्लिष्ट शब्द कहलाता है। तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसके कारण अलग अलग प्रसंग
या संदर्भ के अनुसार हैं वो अर्थ बदलेंगे। देखो तो वो शब्द है यहाँ पर आपका सुवर्ण। इसके कारण है 3 संदर्भ दे रखे हैं, कवि, कामी और चोर। इनमें अलग अलग अर्थ निकलेंगे। सुवर्ण अर्थ की अपन रचना जाने तो इसमें देखो क्या है, सु एक क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, और सु उपसर्ग कहाँ लगता है, किसी अच्छे अर्थ के रूप में पहले लगता है, मतलब अच्छे के लिए है वो कौन सा उपसर्ग लगाया जाता है, सु। अब आगे शब्द दिया गया है वर्ण, तो वर्ण को अपन क्या लिख सकते हैं, वर्ण। वर्ण यानी अक्षर। फिर है यदि सु वर्ण लगाएंगे तो इसका अर्थ क्या निकल जाएगा, सु यानी अच्छे और वर्ण यानी अक्षर, मतलब अच्छे अक्षर। अब अपन देखेंगे कि भी अच्छे अक्षरों का जो मेल है या प्रसंग या संदर्भ है वो किस पे फिट बैठ रहा है। तो कामी का अर्थ यहाँ पर जानना पहले आपको जरूरी है। कामी का अर्थ होता है चरित्रहीन व्यक्ति, या फिर अपन कह सकते हैं गलत दृष्टि या नजर वाला व्यक्ति है, वो क्या कहलाता है, आपका कामी कहलाता है। तो इसका भी अच्छे अक्षरों से कोई लेना देना नहीं होता, और जो चोर होता है उसको भी अच्छे अक्षरों से कोई लेना देना नहीं होता है। तो फिर अक्षर किसको अच्छे लगते हैं, किसको लगेंगे, सिर्फ कवि को। तो कवि के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ क्या हो जाएगा, अच्छे अक्षर। तो कवि के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ क्या निकलेगा, अच्छे अक्षर। अब यहां पर आ गया कामी, चरित्रहीन व्यक्ति या गलत दृष्टि वाला व्यक्ति। तो बच्चों वर्ण जो शब्द होता है इसका एक अर्थ क्या होता है, रंग। वर्ण का अर्थ क्या होता है, रंग होता है। एक तरह से वर्ण एक अनेकार्थक शब्द है, इसके अनेक अर्थ हैं वो हमें शब्दकोश में देखने को मिलते हैं। तो वर्ण का अर्थ रंग, तो अपन इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, सुवर्ण यानी अच्छा रंग। तो अर्थ यहां पर क्या ले सकते हैं अपन, कामी के संदर्भ में सुंदरता, मतलब सुंदरता अच्छा रंग होगा वो एक तरह से सुंदरता में जाएगा। तो कामी चरित्र व्यक्ति है, चरित्रहीन व्यक्ति है, वो किसको पसंद करेगा, सुंदर रंग को, यानी सुंदरता की तरफ वो आकृष्ट होता है। फिर तीसरा शब्द क्या बच गया अपना, चोर बच गया। तो चोर में देखो ये सुवर्ण है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, सुवर्ण के रूप में भी इसको जान सकते हैं। और स्वर्ण का अर्थ क्या होता है, सोना यानी गोल्ड, जिसके आभूषण या गहने बनाए जाते हैं। तो यहां पर चोर किसको पसंद करेगा, चोर को न तो अच्छे अक्षर चाहिए, न उसको कोई सुंदरता से लेना देना है। चोर किसको देखता है या किसको पसंद करता है, सोने को, मतलब तो यहां पर अर्थ क्या हो जाएगा, सुवर्ण हो जाएगा यानी सोना हो जाएगा। चोर चोरी करने जाता है तो वो क्या ढूंढता है, सोना ढूंढेगा, स्वर्ण को ढूंढेगा। तो बच्चों यहाँ पर शब्द क्या था, एक सुवर्ण था, और सुवर्ण का इन 3 प्रसंग या संदर्भ जो दे रखे हैं उसमें अर्थ अलग अलग हो गए। कवि के संदर्भ में अच्छे अक्षर, कामी के संदर्भ में सिर्फ सुंदरता, और चोर के संदर्भ में स्वर्ण या सोना। तो ये एग्जाम्पल या उदाहरण है, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। तो आज के वीडियो में अपन ने श्लेष और यमक 2 अलंकार पढ़े हैं, तो शायद आपको ये अवश्य ही पसंद आए होंगे। धन्यवाद।